टॉपिक है वो टॉपिक है तुम्हारा डायरेक्ट इनडायरेक्ट सेंटेंस। डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ठीक। ये जो टॉपिक है ये तुम्हारे एग्जाम में 4 नंबर का आता है, ठीक। तो ये हमें आना चाहिए। इसमें मेन चीज क्या होती है तो हमारे काम की है वो है कि हमें डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना होता है। लेकिन अब हम अगर इसको पढ़ रहे हैं तो हमें पता भी होना चाहिए डिटेल में कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट तो होता क्या है। तो सबसे पहले क्वेश्चन बनता है, वो क्वेश्चन बनता है व्हाट इज अ डायरेक्ट स्पीच। क्या बनता है? व्हाट इज अ डायरेक्ट स्पीच। अगर लोग पूछते हैं कि डायरेक्ट स्पीच क्या है तो हम क्या कहेंगे? डायरेक्ट स्पीच हम किसे कहते हैं? या मान लो हम ही अगर कह दें तुमसे एक ये सेंटेंस लिखा है, he said मोहन plays well, ठीक। एक ये सेंटेंस लिखा है। फिर दिमाग में एक क्वेश्चन और आता है जो हम इसको पढ़ते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट को। तो इसमें जैसा कि एक वर्ड लिखा इनडायरेक्ट स्पीच, तो अब ये क्या है, किसे कहते हैं इनडायरेक्ट स्पीच। या अगर हम बात करें एक सेंटेंस, जैसे मान लो हमने कोई भी सेंटेंस लिख दिया, जैसे हमने ये सेंटेंस लिख दिया, ठीक। तो या अगर स्टार्ट करें हमने एक ये सेंटेंस लिखा और एक ये सेंटेंस लिखा, तो हम इसमें पूछेंगे तुमसे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू, मतलब इन सेंटेंसेस के बीच में डिफरेंस क्या है, ठीक। तो यहीं से शुरुआत होती है हमें जानने की व्हाट इज अ डायरेक्ट स्पीच। तो डायरेक्ट स्पीच क्या है कि व्हेन देयर आर टू पर्सन्स दे आर मेकिंग कन्वर्सेशन फेस टू फेस डायरेक्टली। डायरेक्ट वर्ड से हम क्या समझते हैं? बताओ कोई डायरेक्ट वर्ड से क्या समझते हैं? जैसे हमने कुछ कहा तुमसे डायरेक्ट, प्रत्यक्ष आमने सामने, तो वो तो चलो हिंदी इसका मीनिंग हो गया। बट अगर इसको तुम्हें डिफाइन करना हो, समझाना हो, तो कैसे समझाओगे कि डायरेक्ट होता क्या है? मैं चलो स्पीच की नहीं बात कर रहा, मैं डायरेक्ट स्पीच की बात ही नहीं कर रहा, मैं सीधे इस वर्ड की सिर्फ बात कर रहा हूँ, डायरेक्ट। अगर हम कुछ कहते हैं, हमने केवल डायरेक्ट बोला तो उसका क्या मतलब हुआ? सीधे सीधे। और इसका कोई मीनिंग होता है? जैसे जब ये जैसे ऐसा होता है ना, कई बार हम जब कोई चीज बोलते हैं तो उसका कुछ ना कुछ हमारे दिमाग में एक इमेज बनती है उस चीज को लेकर के, उस वर्ड को लेकर के। कोई वर्ड बोला गया तो उससे हम क्या समझते हैं, तो वो हमारे माइंड में क्या बनती, इमेज बनती है। तो ऐसे ही जैसे मैंने कहा डायरेक्ट से तुमने बोल दिया सीधे सीधे, हिंदी में तुमने कहा प्रत्यक्ष या आमने सामने। अब जैसे है क्या, डायरेक्ट मीन्स होता है जैसा कि तुमने कहा कि सीधे सीधे वो भी सही बात है, प्रत्यक्ष वो भी सही बात है, सारी बातें सही है, ठीक। तो डायरेक्ट क्या होता है कि जब हम कोई चीज, जैसे अगर हम ये कहें कि ये तुम ले लो, डायरेक्टली हमने तुम्हें दे दी, और ये क्या हुआ, ये डायरेक्टली हमने इन्हें दिया, ठीक है। कोई भी चीज क्या की हमने, डायरेक्टली इनको दी। अब हमने ये चाक ली, हमने कहा एक काम करो ये उन्हें दे दो, तो तुम जो चीज उन्हें दोगे वो उनके पास कैसे पहुंची, इनडायरेक्टली। मतलब दी तो मैंने ही, लेकिन बीच में ये आ गए, ठीक है, बीच में ये आ गए तो वो चीज पहुंची इनडायरेक्टली। तो यही होता है यहाँ पर। अब अगर इसको हम जनरल सेंस में बात करें, जनरल सेंस में होता है कि जैसे हम लोग हैं, तो हम यहाँ बैठे हैं, ठीक, मैं जो बोल रहा हूँ तुम सुन रहे हो, या जो पूछ रहा हूँ तुम बता रहे हो, ठीक। बहुत सारी चीजें होती है ना, ऐसी कन्वर्सेशन करते हैं, बातचीत करते हैं। अब मान लो आज कोई बच्चा अगर एब्सेंट है, नहीं आया है, और वो अगर तुमसे पूछता है कि सर ने क्या पढ़ाया, तो जो तुम सेंटेंस वहां पे बोलोगे कि सर ने ऐसा ऐसा कहा था, सर ने क्लास में ये पढ़ाया था, ये पढ़ाते समय सर ने ये बोला था, तो वो क्या हो जाएगी, हमारी जो कन्वर्सेशन है वो उस स्टूडेंट तक जो जाएगी वो इनडायरेक्टली जाएगी, ठीक है। मतलब मेरे वर्ड्स जो होंगे
जो मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ वो तुम सुन रहे हो। तो इन वर्ड्स को अगर सीधे सीधे लिख दिया जाए, जो भी मैंने कहा डायरेक्टली तुम्हारे सामने, उस वर्ड को, उस सेंटेंस को सीधे सीधे अगर हम यहाँ लिख दें तो वो हो जाता है डायरेक्ट स्पीच। ठीक है, और यही सेंटेंस जो मैंने यहाँ बोला या जो कन्वर्सेशन में तुम्हारे सामने कर रहा हूँ, यही कन्वर्सेशन किसी भी थर्ड स्टूडेंट को या थर्ड पर्सन तक जब पहुँचती है, यानी तुम्हारे थ्रू या किसी और के थ्रू, तो वो हो जाता है इनडायरेक्ट स्पीच। समझ में आ गया ना अब क्या है कि वही बात, सेम कन्वर्सेशन अगर वी आर मेकिंग फेस टू फेस, इसकी डेफिनेशन क्या होती है? व्हेन टू स्पीकर्स, स्पीकर्स मींस होता है बोलने वाले, व्हेन टू स्पीकर्स मेक कन्वर्सेशन फेस टू फेस डायरेक्टली, इट इज कॉल्ड डायरेक्ट स्पीच। क्लियर है ना? मैं चार्ट दी थी मैंने। तो व्हेन वी आर मेकिंग कन्वर्सेशन फेस टू फेस, it is called direct speech, and the same conversation that is made between two persons is told to any third person। मतलब वो conversation जो दो लोगों के बीच हुई, उस conversation को, उस बातचीत को किसी थर्ड पर्सन तक पहुंचाया जाना, वो हो जाता है indirect speech। जैसे अगर मैं बात करूं, मैंने ये सेंटेंस लिखा he said, फिर हमने एक सेंटेंस लिखा ये मोहन प्लेज वेल। अब इसमें व्हाट इज द डिफरेंस? यहाँ पे देखा होगा इसके बाद कॉमा लगा है। ये जो सेंटेंस है ये विदिन कॉमा है, कॉमा के मींस जो इन्वर्टेड कॉमा उसके अंदर रखा हुआ है। तो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जब हम कोई चीज रखते हैं, उसका सीधा सीधा मतलब होता है कि ये बात कही गई है डिक टू सेम वर्ड्स में, इसी तरीके से इसने बोला, ही सेड, उसने कहा, और इन्हीं शब्दों में उसने ये बात कही, मोहन प्लेज वेल, मोहन अच्छा खेलता है। ठीक, सेंटेंस क्या हो गया? उसने कहा ही सेड, उसने कहा मोहन प्लेज वेल, मोहन अच्छा खेलता है। अब क्या है कि अब इस सेंटेंस में हम देख रहे हैं, इसमें क्या हो जाएगा? जैसे लिखा ही सेड दैट मोहन, ये गलत मैंने लिख दिया, मोहन प्लेड वेल। ठीक है, ही सेड दैट मोहन प्लेड वेल। तो इस सेंटेंस में हो जाएगा उसने कहा था, क्योंकि ये बात अब लगभग पास्ट में चली जाएगी पूरी तरीके से, क्योंकि यहाँ पर तो सामने ही बात हो रही है, उसने कहा, इस तरीके से कहा। अब क्या है कि ये कन्वर्सेशन बाद में किसी से कही गई, तो जब हम फ्यूचर में जाके कोई बात किसी को बताएंगे तो फिर जो पहले वाली बात होती है वो पास्ट में हो जाती है। तो इस वजह से क्या हो गया कि उसने कहा था। ठीक है, तो इस तरीके से ये सेंटेंस बनते हैं तुम्हारे। अब यहाँ पर है क्या, तो हम पहले समझे डायरेक्ट क्या है, इनडायरेक्ट क्या है, लेकिन इनके कुछ रूल्स हैं वो हमें समझने पड़ेंगे कि हम डायरेक्ट सेंटेंस को इनडायरेक्ट सेंटेंस में कैसे चेंज करते हैं। वो जो चीज़ है वो हमारे एग्जाम पॉइंट्स ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है अभी जिस क्लास में तुम लोग हो। ठीक है, बाकी ये भी नॉलेज जरूरी होता है कि हमसे कोई पूछ दे कि भाई डायरेक्ट होता क्या, डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच होता क्या है, या मान लो एग्जाम में आ जाए तुम्हारा ये सेंटेंस लिखा हुआ है और ऑप्शन दिया हो कि ये सेंटेंस कौन सा स्पीच है, डायरेक्ट स्पीच है, इनडायरेक्ट स्पीच है, ऐसे करके और भी कुछ ऑप्शन बना दें उसमें, तो फिर हम उसको कैसे करेंगे, तो हमें ये जानकारी होनी चाहिए। तो अब इसके बाद हम बात करते हैं रूल्स पे कि डायरेक्ट से हम इनडायरेक्ट बनाते कैसे। तो जैसा कि हमने जब इंग्लिश शुरू करी थी तो इंग्लिश में सबसे पहले हमने बात करी थी तुमसे इन सेंटेंसेस की, करी थी ना। इस सेंटेंसेस क्या होते हैं, सेंटेंसेस कितने तरीके के होते हैं, क्योंकि जब हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ेंगे तो इसमें जो रूल्स और पैटर्न होता है चेंज करने का वो सेंटेंसेस के अकॉर्डिंग होता है। मीन्स जैसा सेंटेंस है जिस टाइप का उस तरीके का ही रूल लगता है। अगर सेंटेंस का टाइप चेंज हुआ तो थोड़े से चेंजेस उसमें रूल्स में भी हो जाते हैं। तो हमें हर सेंटेंस पता होना चाहिए। जैसे कि हमने जो पढ़ाया था उसमें एक चीज बताई थी, सेंटेंसेस होते हैं बेसिकली 5 टाइप्स के। कौन कौन से मैंने बताया था, एक असर्टिव बताया था हमने, ठीक, दूसरा इंट्रोगेटिव बताया था, तीसरा इंप्रेसिव बताया था,
चौथा एक्सक्लेमेटरी बताया था, पांचवा ऑब्जेक्टिव बताया था। ठीक, ये सेंटेंसेस इसीलिए जब भी हम इंग्लिश को स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम पार्ट्स ऑफ स्पीच ना पढ़ करके हम सेंटेंसेस पढ़ते हैं। मोस्टली सिलेबस में हर जगह पार्ट्स ऑफ स्पीच सबसे पहले दिया होता है, लेकिन मैं जब भी इंग्लिश की शुरुआत करता हूँ वो सेंटेंस वाला सिलेबस में भी दिया होता है, लेकिन भले वो बाद में दिया होता है। और इससे पहले सेंटेंसेस से पहले मैं तुम्हें ले जाता हूँ कहाँ कि वर्ड क्या होता है, लेटर क्या होता है। जैसे सेंटेंस की डेफिनेशन क्या होती है, सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट मेक्स कंप्लीट सेंस। यही तो होती है सेंटेंस। क्या होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, जो वर्ड्स होते हैं, जो शब्द होते हैं, जो हम बोलते हैं, उनके समूह को, उनके ग्रुप को हम सेंटेंस कहते हैं। लेकिन वो जो ग्रुप होना चाहिए उसका मीनिंग सही आना चाहिए, मतलब वो सेंसफुल होना चाहिए, सेंसलेस नहीं होना चाहिए। सेंसलेस क्या होता है, लेकिन तुम बिल्कुल सेंसलेस हो, तुम्हें तमीज नहीं है, अगर तुम कोई सेंस नहीं दे रहा है, कोई ऐसी समझदारी वाली बातें नहीं कर रहे हो, तो वैसे ही मतलब मीनिंगफुल तुम कोई चीज़ नहीं कह रहे हो, तो सेंस का मतलब यही होता है यहाँ पर, तो इसका मीनिंग अर्थ सही से निकलना चाहिए। तो हमने जब वर्ड्स की बात करी तो वर्ड क्या होता है, हमने बताया तुम्हें अ ग्रुप ऑफ लेटर्स, अक्षरों का समूह। जैसे हमने कुछ भी यहाँ पे लिखा, जैसे ये हमने वर्ड लिख दिया, तो ये सारे क्या है, लेटर है। तो अक्षरों का जो समूह होता है उसका भी अगर सही मीनिंग निकल रहा है तो वो वर्ड हो जाता है। तो वर्ड से, अब वर्ड किससे बनता है ये बता दिया, लेटर से। अब लेटर क्या होता है, तो बस यहीं से कहानी इंग्लिश की शुरू होती है, लेटर से। ठीक है, कहाँ से शुरू होती है, लेटर से। लेटर क्या होता है, जैसे कि लेटर ये हमने लिखा, ये है लेटर, टी लिख दिया हमने, ए लिख दिया हमने। जो अल्फाबेट्स होते हैं हमारे ए से जेड तक इंग्लिश में, उनको अगर अलग अलग इंडिविजुअल बात करें तो वो लेटर्स हैं। क्या है, लेटर्स। और इन्हीं लेटर्स को मिलाकर के एक वर्ड बनता है। और लेटर की डेफिनेशन है, अ लेटर इज ए स्मॉल यूनिट दैट कैन नॉट बी डिवाइडेड, कैन नॉट बी फ्रैगमेंटेड। सबसे छोटी इकाई जिसके टुकड़े ना किए जा सके वही लेटर कहा जाता है। ठीक है, तो हम अब आएंगे अपने डायरेक्ट पे कि डायरेक्ट स्पीच हम कैसे इसको पढ़ेंगे, कि कैसे क्या रूल्स होते हैं चेंज करने के। जैसे कि सबसे पहले हमने लिखा असर्टिव सेंटेंस, तो पहला जो रूल पढ़ेंगे हम वो असर्टिव सेंटेंसेस कैसे चेंज होते हैं। तो हम यहाँ पे डालेंगे असर्टिव सेंटेंस की। जैसे हम बात अगर करें तो असर्टिव सेंटेंस होता क्या है, मैंने बताया था, याद है? असर्टिव सेंटेंस किससे कहते हैं, मैंने पढ़ाया था तुम लोगों को। असर्टिव क्या होता है, असर्टिव सेंटेंस बताओ बताओ, तुम बताओ। अ सिंपल स्टेटमेंट, अ सिंपल स्टेटमेंट, एंड दिस स्टेटमेंट may be positive or negative. मतलब when anybody says something या assert something या declare something, it is called assertive sentence. कोई भी व्यक्ति अगर कोई एक सीधा साधा सिंपल सा कोई वक्तव्य देता है, कुछ भी बोलता है, ठीक है, सिंपल, उसने कोई बात कही, जैसे मैं जो भी यहाँ पे कह रहा हूँ वो सारी चीजें असर्टिव सेंटेंस में मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, तो ऐसे सेंटेंसेस जिनमें कुछ कहा जाता है, जिनमें कुछ बोला जाता है सिंपली, अब हो सकता वो स्टेटमेंट निगेटिव हो सकता है, मतलब उसमें नहीं या नॉट का यूज हो सकता है, या पॉजिटिव हो सकता है जिसमें नहीं या नॉट नहीं हो सकता है। तो इन्हीं को कहते हैं असर्टिव सेंटेंस। जब हमने तो पढ़ाया था उसमें भी बताया था, ये सेंटेंस जनरली, हमने एक वर्ड यूज किया था, जनरली ये सब्जेक्ट से स्टार्ट होते हैं, एंड फुल स्टॉप से होते हैं जनरली। तो वो सारे सेंटेंस असर्टिव सेंटेंस कहने जाते हैं। जैसे कि मैंने अभी जो सेंटेंस लिखा था, ही सेड, फिर हमने लिखा था मोहन प्लेज वेल। ठीक, ये इस तरीके से मैंने सेंटेंस लिखा था।
तो अब क्या है कि तो पहला रूल जो हम पढ़ेंगे, फर्स्ट रूल ये है कि सबसे पहले ये जो एक सेंटेंस है और एक ये सेंटेंस है, इसमें दो सेंटेंस होते हैं, ठीक? कितने सेंटेंस होते हैं? दो। एक सेंटेंस होता है इन्वर्टेड कॉमा के बाहर, एक सेंटेंस होता है इन्वर्टेड कॉमा के अंदर। तो हमें ये थोड़ी जानकारी रखनी पड़ेगी कि द सेंटेंस दैट इज आउट ऑफ इन्वर्टेड कॉमा इज कॉल्ड रिपोर्टिंग वर्ब। जैसे कि, और कौन सा इसमें इन्वर्टेड कॉमा के बाहर है? ही सेड। कौन सा? ही सेड। तो जो ही सेड है इट इज कॉल्ड रिपोर्टिंग वर्ब। इसको क्या बोला जाता है? रिपोर्टिंग वर्ब। और एक सेंटेंस जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रखा होता है मींस द सेंटेंस दैट इज विद इन इन्वर्टेड कॉमा इज कॉल्ड रिपोर्टेड स्पीच। इसको हम क्या बोलते हैं? रिपोर्टेड स्पीच। अब देखो ये है रिपोर्टेड, मतलब ये कहा गया, जैसे ये कहते हैं ये रिपोर्टिंग किया जा रहा है, मतलब ये रिपोर्टिंग है। यहाँ पे रिपोर्टेड मतलब एज कह सकते हैं एडजेक्टिव यूज हुआ है। ये जो वर्ड यूज हुआ है ये एडजेक्टिव के रूप में यूज हुआ है जो स्पीच को क्वालिफाई कर रहा है। और यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब जो रिपोर्ट की जा रही है, ठीक है? तो अब है क्या, यहाँ पर हम देखेंगे जो पहला रूल है वो रूल है जो हमारी रिपोर्टिंग वर्ब है। कौन सी? रिपोर्टिंग वर्ब वो किसमें होनी चाहिए? अगर हम रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में चेंज करेंगे तो रिपोर्टिंग वर्ब का पास्ट टेंस में होना जरूरी है। किसमें होनी चाहिए? पास्ट टेंस। ठीक है, किसमें होना चाहिए? पास्ट टेंस। और अगर हमारी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में है, ठीक, तो क्या करेंगे हम? नो चेंज करते हैं टेंस में। इसमें टेंस में ये चीज ध्यान रखना। जैसे ये जो रिपोर्टेड स्पीच है तो सबसे पहली कंडीशन है कि ये चेंज, ये पार्ट कब होगा। इसमें भी इस पार्ट को चेंज करने में भी हम केवल टेंस या वर्ब की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? वर्ब चेंज की। तो वर्ब कब चेंज होगी? तो उसकी पहली कंडीशन है कि हमारे रिपोर्टिंग वर्ब का पास्ट टेंस में होगा। और अगर रिपोर्टिंग वर्ब हमारी पास्ट टेंस में नहीं है तो फिर दो टेंस बचते हैं, प्रेजेंट और फ्यूचर। यानी प्रेजेंट और फ्यूचर में है तो इधर की वर्ब में हम कोई चेंज नहीं करेंगे। किसमें चेंज नहीं करेंगे? वर्ब में। या किसमें चेंज नहीं करेंगे? टेंस में। समझ रहे हो ना मेरी बात को? मतलब तो एक ही कंडीशन बन रही है कि पास्ट टेंस में अगर हमारी रिपोर्टिंग वर्ब है तभी हम रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को या वर्ब को चेंज करेंगे। बाकी चेंजिंग इधर होगी, मतलब अगर प्रेजेंट या फ्यूचर में भी है तो जैसे प्रोनाउन चेंज होगा, नियरनेस एक्सप्रेसिव वर्ड चेंज होंगे, टेंस नहीं चेंज होगा। ये चीज हमें ध्यान रखनी। पहला रूल यही है कि जो हमारी रिपोर्टिंग वर्ब है उसका होना है पास्ट टेंस में। ठीक है, अगर रिपोर्टिंग वर्ब हमारी प्रेजेंट या फ्यूचर में है तो क्या होगा? ये नो चेंज, मतलब हम रिपोर्टेड स्पीच में चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, फिर अब क्या है, जो इधर सेड यूज होता है, मतलब इधर रिपोर्टिंग वर्ब, तो होता क्या है, अगर सेड है तो वो सेड बना रहता है, अगर सेड टू है तो वो क्या रहता है? टोल्ड। ये तो हो गया पास्ट टेंस की बात। अगर प्रेजेंट में है सेज या से है तो ये सेज या से ही बना रहता है, मतलब सेम उसी को फॉलो करेंगे हम। और अगर सेज टू या से टू है तो ये टेल्स में हो जाता है। ठीक, तो हमें ये चीज ध्यान रखनी, ये चीज चेंजिंग होती है हमारी रिपोर्टिंग वर्ब में। क्यों इतना बदलते हैं? इसमें असर्टिव सेंटेंस में, इसमें असर्टिव सेंटेंस में। तो अब है क्या, समझने के लिए हम ये पढ़ते हैं, बाकी रूल क्या कहता है वो भी समझ लो। रूल तो ये कहता है कि रिपोर्टिंग वर्ब में अगर ऑब्जेक्ट है, क्या है?
ऑब्जेक्ट। इफ देयर इज ऑब्जेक्ट इन रिपोर्टिंग वर्ब वी विल चेंज सेड इनटू टोल्ड, और अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो सेड सेड ही बनाना है, रूल ये कहता है। लेकिन अब हम रूल अगर सारे रूल पढ़ेंगे बहुत सारे रूल्स होते हैं, फिर कंफ्यूज हो जाता है। तो सिंपल वे में इतना याद रखो, सेट को सेट में कर देंगे, सेट टू को टोल्ड में कर देंगे, ठीक है। फिर इसमें एक चीज और करते हैं, जैसे हमने इसको सेट ही है ही सेट कर दिया, इसमें एक चीज और लगती है असर्टिव सेंटेंस में, वो है कंजंक्शन। क्या लगता है? कंजंक्शन। इसमें लगाते हैं हम दैट। क्या लगाते हैं? दैट। तो ये भी हमें ध्यान रखना है, कंजंक्शन क्या लगाते हैं? दैट। अब थोड़ी सी चीजें ध्यान रखनी है, जिससे हमें ज्यादा इसमें टेंस के चक्कर में नहीं पड़ना है। हम कभी भी एक्टिव पैसिव या डायरेक्ट इनडायरेक्ट टेंस के हिसाब से नहीं पढ़ाते हैं। जो टेंस के हिसाब से पढ़ाते हैं वो महीनों चलाते हैं इसी को, मतलब आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट 2-3 महीने चल रहा है, वो बिल्कुल तरीका सही नहीं लगता है। मेरा तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है। हमने दो चीजें यहाँ पे सीख ली, सेट को सेट करेंगे, सेट टू को टोल्ड करेंगे, कंजंक्शन दैट लगाएंगे किन सेंटेंस में, जो सेंटेंस असर्टिव होंगे। अब कुछ वर्ब होती हैं उनको देख लो, जैसे वर्ब चेंज, और इन्हीं को हमें चेंज करना होता है। अब ये वर्ब चेंज क्या है? अगर हमारी रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट फॉर्म है वर्ब की, कौन सी फॉर्म? फर्स्ट, तो इसको हम कर देंगे सेकेंड फॉर्म में चेंज, ठीक है। अगर हमारी सेकेंड फॉर्म है तो इसको हैड लगाकर, हमने देखो ध्यान देना यहाँ पे क्या लिखा है, सेकेंड फॉर्म को थर्ड में तो चेंज करेंगे लेकिन हैड लगाकर, ठीक है ना। इसमें हैड लगाकर थर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे, ध्यान रखना। फिर मान लो डू डज अगर आता है और इसके बाद नॉट है, क्या है? नॉट, मतलब डू नॉट या डज नॉट है, तब तो ये हो जाएगा डिड नॉट। क्या हो जाएगा? डिड नॉट। और अगर नॉट नहीं है, केवल डू डज है, उसको हम हटा देंगे, ठीक है, तब वो डिड में चेंज नहीं होगा। ये चीज ध्यान रखना। मतलब नोट में हम भी नोट में लिखा देंगे ये चीज, जैसे कुछ एक्सेप्शनल पॉइंट है वो नोट में लिखा देंगे। जैसे डू डज अगर नॉट है उसके साथ तब तो हम डिड नॉट करेंगे, और अगर नॉट नहीं है तो डू डज को हम हटा देते हैं। फिर उसके बाद तुम्हारा जो है डिड अगर आया है तो डिड के केस में चाहे नॉट हो या ना हो, उसको हर केस में हम हैड में ही चेंज करेंगे, और जो वर्ब होगी वो थर्ड फॉर्म में हो जाएगी, ठीक है। फिर इसके बाद अगर हम बात करें इज आर एम, अगर इज आर एम आया इसको कर देंगे हम वाज वर्ब में, इसमें कर देंगे वाज वर्ब में। और वाज अगर आया तो उसको किसमें कर देंगे? हैड बीन, इसमें कर देंगे हैड बीन। और अगर हैज हैव आ गया तो ये हैड हो जाता है, और अगर हैड है तो वो हैड ही रहेगा, हैड है तो वो हैड ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। फिर इसके बाद कुछ वर्ब है तुम्हारी, कहाँ पे लिख दें, ये यहाँ पे देख लो, हाँ, जैसे कैन है कुड हो जाएगा, मे है माइट हो जाएगा, शैल है शुड हो जाएगा, ठीक। और ये लिख लेना विल है गुड हो जाएगा। अब इतनी ही चीजें हैं जो इसमें वर्ब में हम चेंज करते हैं, इसके अलावा कुछ भी चेंज नहीं होता है। वर्ब में सिर्फ और सिर्फ जो मैंने लिखा है यही चेंज होगा, इसके अलावा कुछ भी चेंज नहीं होगा। तो ये था इतना तुम्हारा असर्टिव सेंटेंस। क्या था? असर्टिव। सबसे पहले हमने सीखा डायरेक्ट क्या होता है, डायरेक्ट स्पीच, फिर सीखा इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है, फिर हम तुमको सेंटेंसेस पे ले गए, सेंटेंसेस कितने टाइप के होते हैं वो रिवाइज तुम्हारा हो गया। फिर हमने कहा कि रूल्स कैसे होते हैं, इसको बनाएंगे हम कैसे। अब ये असर्टिव सेंटेंस का तुम्हारा हो गया, सारे सेंटेंसेस जो असर्टिव हो गए इन्हीं से बन जाएंगे। जैसे कि बात करें इस सेंटेंस को बनाने की, तो ये कैसे बनेगा, जैसे ही सेड, इसको अगर चेंज करें हम तो कैसे बनेगा, ही सेड, ठीक। हमने ये कर दिया, मतलब सेड ही था सेड ही रहेगा, ठीक। अब दूसरा स्टेप है वो है कंजंक्शन लगाना। ये असर्टिव सेंटेंस है तो इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर हम दैट लगा देंगे, ठीक। बाकी मोहन सब्जेक्ट हो गया। अब क्या है तुम्हारा प्लेज, कौन सी फॉर्म है वर्ब की? फर्स्ट। इसमें चेंज करेंगे सेकंड में, तो प्लेड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्लेड। और ये वेल, इन्वर्टेड कॉमा हट जाएगा,
यहाँ पे एक चीज मैं और बताना चाहता हूँ कि जैसे फॉर्म जो होती है, जैसे प्लेन, फिर है प्लेन, फिर तीसरी भी प्लेन, पढ़ते हैं ना हम। ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म हमारी बुक में ऐसे दी होती है। तो यहाँ पे एक चीज नोटिस करी कि ये प्लेन और प्लेन ये एक जैसी है। अगर सेंटेंस में आती है तो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि सेकंड एंड थर्ड है? कैसे करेंगे? जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, तो मैं कह रहा हूँ ये प्लेन जो है सेकंड फॉर्म है, और एक सेंटेंस मैंने और लिख दिया उसमें कह रहा है कि ये थर्ड फॉर्म है, लिखा प्लेन ही है। तो कैसे आइडेंटिफाई करोगे ये सेकंड एंड थर्ड है? मैंने बताया था, याद है? बताओ। तीसरी जब सेकंड पार्ट में होगा तो उसमें प्लेन के पहले कोई सहायक क्रिया है। हाँ, जैसे कि ठीक है, वेरी गुड, बैठ जाओ। कि जो थर्ड फॉर्म होती है वर्ब की, वो हमेशा अपने साथ सहायक क्रिया लेके आती है, हेल्पिंग वर्ब लेके आती है। अब जैसे होता क्या है, जो फर्स्ट बच्चा होता है वो यानी स्ट्रॉन्ग होता है, जो सेकंड है वो थोड़ा सा उससे कमजोर होता है, थर्ड वाला बिल्कुल कमजोर होता है। तो थर्ड फॉर्म कमजोर होती है, वो अपने साथ असिस्टेंस के लिए रखती है किसी को, मतलब अपने साथ सहायक क्रिया रखती है, ठीक है। वो कभी अकेली नहीं आएगी, थर्ड फॉर्म कभी अकेली नहीं आएगी, अपने साथ वो हमेशा सहायक क्रिया लेके आएगी, मतलब उसके साथ हेल्पिंग वर्ब होगी। जैसे हेल्पिंग वर्ब हमारा है, बहुत सारी हेल्पिंग वर्ब है, ये है हमारी, ये है, बहुत सारी हैं। तो ये हमेशा बिना हेल्पिंग वर्ब के थर्ड फॉर्म आती ही नहीं है। जैसे प्लेट अगर लिखा है, इसमें देखो प्लेट से पहले कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, इट मींस ये सेकंड फॉर्म है। इससे पहले कोई भी अगर हम हेल्पिंग वर्ब लगा दें तो ये थर्ड फॉर्म में बदल जाएगा, यही होता है। बाकी ये लिख लो, जैसे ये है असर्टिव, इनको लिख लो, फिर उसके बाद हम आगे इंट्रोगेटिव पे आएंगे। प्रोनाउन चेंज है, बहुत सारी चीजें हैं।